welcome back to our YouTube channel किताबों की पाठशाला। So guys, in this video हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 से युद्ध के दौर को। ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आगे के हमारे लेक्चर में पढ़ा था कि गुट निरपेक्षता क्या होता है, गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन थे, उसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़े थे, मतलब कितने देश उसमें शामिल थे, इसके बारे में। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसके बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो गुट निरपेक्ष देश थे, ओके, जो गुट निरपेक्ष देश थे वो नव स्वतंत्र यानी कि अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए देश थे। तो उनके सामने सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो आर्थिक स्थिति को अपनी सुधारे, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट हुए हैं तो कैसे होंगे वो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जैसे कि भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, भारत भी उसी में शामिल था। तो भारत और बाकी देशों के सामने यही स्थिति थी कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान, जो गुट निरपेक्षता आंदोलन में शामिल जो देश थे वो शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता की भूमिका यानी कि दोनों गुटों में, मैंने बताया था कि गुट निरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी गुट में भले शामिल नहीं है पर उनमें मध्यस्थता की, उनके बीच में भूमिका जरूर निभाएंगे। तो सिर्फ हम मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देश ही नहीं थे, बल्कि हम कैसे देश थे, बल्कि इन देशों को अल्प विकसित मतलब देश की 3 कंडीशन होती है। एक होते हैं अविकसित, एक होते हैं विकासशील और एक होते हैं विकसित। तो हम कैसे थे, अल्प विकसित, मतलब प्रोग्रेस कर रहे थे, एकदम अविकसित भी नहीं थे और एकदम विकसित भी नहीं थे, अल्प विकसित थे। ओके, तो उस कंडीशन में थे हम, विकास कर ही रहे थे धीरे धीरे। ओके, तो अल्प विकसित देश थे, अल्प विकसित देशों का दर्जा प्राप्त था। ओके, हमको, हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को। अब इनके समक्ष मुख्य चुनौती क्या होगी, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की। यही मैंने अभी आपको बताया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश थे वो अल्प विकसित देश थे, नए आजाद हुए थे। तो उनकी मुख्य चुनौती उनके सामने क्या थी कि भैया हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति को सुधारें, और इसी समझ ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। इसी समझ ने क्या किया, हमारी जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसको जन्म दिया। चलिए अब देखते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो रटना ना पड़े। ओके, तो देखो सबसे पहले नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि आर्थिक यानी इकोनॉमिक यानी कि अर्थ, पैसे के लिए बनाई गई थी, डेवलप्ड करने के लिए। किस संदर्भ में, इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलप होने के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया था। अब चलिए देखते हैं क्या हुआ था कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा एक मतलब संपूर्ण विश्व का, जो कि अमेरिका में स्थित है। ओके, इसके बारे में हम डीप में भी पढ़ेंगे हमारे शायद चैप्टर नंबर 6 वगैरह में। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहां पर व्यापार और विकास से संबंधित यानी कि बिजनेस से रिलेटेड और डेवलपमेंट से संबंधित एक सम्मेलन हुआ। ओके, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इस नाम से एक सम्मेलन हुआ। वहां पर क्या किया गया, एक पॉलिसी पेश की गई है, एक पॉलिसी दी गई, जिस पॉलिसी को हम कहते हैं टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ओके, इस नाम से एक पॉलिसी दी गई। यानी कि क्या बताना चाहिए मैं, 1972, ओके, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ। वहां पर एक पॉलिसी प्रस्तुत की गई जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ओके, और इस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, वही हमारी क्या है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। तो चलिए देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या था, उस सम्मेलन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें क्या बातें लिखी गई थी। तो सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात क्या थी कि अल्प विकसित देशों को, जितने भी अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश वही जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए, भारत जैसे और इंडोनेशिया जैसे देश जो थे, ओके, जो भी गुट निरपेक्षता में शामिल थे, जैसे कि इंडोनेशिया, अपने मिस्र, भारत, ये सारे देश क्या थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो अल्प विकसित देश थे। तो अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधन, उनके अल्प विकसित देश के ही जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से प्राप्त हुए संसाधन मिले हैं, जैसे प्रकृति से कौन सी, खनिज, तेल, है ना, ये सारे जो संसाधन मिले उन पर नियंत्रण प्राप्त होगा, ओके, उन पर खुद का, उन अल्प विकसित देश का ही नियंत्रण प्राप्त होगा। पहले क्या होता था, जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे थे, पहले क्या होता था कि जो अल्प विकसित देश थे उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन थे ना, खनिज, तेल, जो किसी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं, तो उनका उपयोग कौन कर रहे थे, पश्चिम के देश, पश्चिम मतलब वेस्टर्न की तरफ के, जैसे कि अमेरिका वगैरह और ये सारे यूरोप महाद्वीप के देश, ये सारे लोग कर रहे थे। अब इस पॉलिसी में ये बना दिया गया था कि अगर भारत का कोई प्राकृतिक संसाधन है तो वो लोग नहीं कर सकते, पश्चिम के देश इसका उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि भारत खुद करेगा, क्योंकि भारत को भी तो डेवलप्ड होना है। तो पहली बात ये इस पॉलिसी में लिखी गई थी। उसके बाद सेकंड जो इस पॉलिसी में बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि अल्प विकसित देशों को, जितने भी अल्प विकसित देश थे, है ना, उनको, उनकी पहुंच पश्चिम के विकसित देशों तक होगी, यानी कि जो पश्चिम में विकसित देश थे, पश्चिम की जो कंट्रियां थी, उन तक उनकी पहुंच होगी, हमारी भारत की सबकी वहां तक पहुंच होगी। वे अपने सामान को, यानी कि भारत में जो भी सामान बन रहा है वो पश्चिमी बाजार में बेच सकेंगे, जिससे अल्प विकसित देशों को क्या होगा, जिससे अल्प विकसित देशों को फायदा होगा। यानी कि क्या हो रहा था पहले कि उधर पश्चिम के लोग आते, भारत में सामान बेचते, फायदा ले जाते, उधर ही ले जाते और चले जाते, तो हमारा तो और यूं भी नुकसान हो रहा था। पर अब क्या होगा, अब जब हम भारत के लोग पश्चिम के बाजार में जाएंगे तो हमारा फायदा होगा ना, हम भी वहाँ पे हमारा जो इंडिया का बना हुआ सामान है वो हम क्या, कहाँ बेचेंगे, पश्चिमी बाजारों में, तो इससे क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो सेकेंड पॉलिसी यही कही गई थी कि अल्प विकसित देशों की पहुंच, जो भी अल्प विकसित देश है उनकी जो पहुंच होगी वो पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वो वहां अपने सामान बेच सकेंगे, जिससे क्या होगा, अल्प विकसित देशों को फायदा होगा। आई होप समझ गए होंगे आप। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उन पर अल्प विकसित देश खुद नियंत्रण रखेंगे, और दूसरी बात कि जो भी वो सामान बनाएंगे वो पश्चिम की ओर भी बेचेंगे, क्योंकि वो भी तो इधर बेच रहे थे एशिया महाद्वीप में और इस तरफ, ओके। तो ये सेकेंड बात कही गई। अब थर्ड जो इस पॉलिसी में बात कही गई वो ये थी कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही, पश्चिमी देश से जो भी मंगाई जाएगी, क्या, प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी कि देखो, पहले से ही जो पश्चिम के देश थे वो डेवलप्ड हो चुके थे, तो उनकी जो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, किसी भी काम को करने का एक ऐसा तरीका, टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, किसी भी काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका, जिससे क्या होता हो, कम जब हम उसमें इनपुट डालें और ज्यादा आउटपुट मिले, ऐसे को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ओके। तो क्या होगा, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी लागत कम होगी, जो भी हम पश्चिम के देश से टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे उन पर हम वो लागत कम रखेंगे, ताकि हम आसानी से मंगवा लें, क्योंकि हम पहले से ज्यादा विकसित नहीं है तो हमारे पास ज्यादा मनी यूं भी नहीं है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे देशों को, मतलब जो अल्प विकसित देश थे उन्हें सहारा मिलेगा, वो विकसित होंगे। तो इसलिए इस पॉलिसी में थर्ड बात ये लिखी गई, ओके। उसके बाद आई हम फोर्थ बात क्या थी, वो ये थी कि अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। यानी कि जो अल्प विकसित देश थे, भारत जैसे देश जो उस टाइम पे अल्प विकसित थे, ओके, तो उनकी आर्थिक जो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी आर्थिक संस्थाएं हैं उनमें क्या होगी, भूमिका बढ़ेगी। अब आर्थिक संस्थाएं जैसे कि इंटरनेशनल कौन सी है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी क्या है, एक इंटरनेशनल संस्था है, ओके। तो ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में इन अल्प विकसित देशों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा, ताकि ये भी डेवलप हो सके और अपना एक रोल प्ले कर सके। इसीलिए बनाई गई थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, और यही थी हमारी पूरी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। सो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, सबसे पहले ये लिख देना है, उसके बाद इस तरीके से लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, ओके।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक पर। फ्रेंड, हमने अभी देखा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी। अब हम देखेंगे भारत और शीत युद्ध। ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर है, मतलब आपको जब मैं पढ़ाती हूँ तो एनसीईआरटी खोल के रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की हेडिंग बाय हेडिंग हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे भारत और शीत युद्ध। तो क्या है भारत और शीत युद्ध का मतलब ये है कि शीत युद्ध के टाइम पर भारत ने क्या भूमिका निभाई, शीत युद्ध में कैसे अपना रोल प्ले किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में, यानी कि भारत किसमें शामिल था, गुट निरपेक्षता में, तो उसके नेता के रूप में भारत ने क्या किया, शीत युद्ध के दौर में भारत ने निम्न स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे कि इन सारे स्तरों पर भारत ने भूमिका निभाई। अब क्या क्या भूमिका निभाई भारत की भूमिका, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा बना दिया है, बिल्कुल डीप में लिखा नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको सुनना है, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। सबसे पहला काम किया भारत ने, दोनों गुटों से अपने को दूर रखा। भारत ने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या किया, दोनों गुटों से, दोनों गुट कौन से, एक तो था अमेरिका का गुट और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का गुट। तो गुटबाजी चल रही थी ना, तो इन दोनों गुटों से अपने आप को क्या किया, अलग रखा, अलग रखा और किसका सदस्य बना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ओके, अब ये पहली भूमिका निभाई शीत युद्ध में, दोनों गुटों को अपने से अलग रखा। और अब दूसरी भूमिका क्या निभाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया, क्योंकि हमने देखा ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में भारत भी तो शामिल है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दूसरी भूमिका ये निभाई। ओके, ये पहली भूमिका, ये दूसरी। उसके बाद तीसरी क्या भूमिका निभाई, तीसरे इसने किया शीत युद्ध की जकड़ को ढीली। अब शीत युद्ध की जकड़ को ढीली कैसे किया, अब वो किसी भी गुट में शामिल नहीं था, तो उन्होंने वो दूसरे देशों को भी रोक रहा था कि आप इस गुटबाजी में शामिल मत हो। तो इस प्रकार क्या हो रही थी, शीत युद्ध की क्या हो रही थी, जकड़ ढीली हो रही थी। तो ये तीसरी मेन भूमिका निभाई। उसके बाद नव स्वतंत्र देशों को गुटबाजी में शामिल होने से रोका। अभी मैंने बताया कि जो भी न्यू इंडिपेंडेंट देश थे, जो उस टाइम में बस इंडिपेंडेंट हुए थे, उनको अपना पहला काम था कि वो अपने खुद की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे से डेवलप करें। अगर वो गुटबाजी में चले जाते तो उनका नुकसान होता, इसलिए उसने भारत ने रोका उन लोगों को कि आप भी गुटबाजी में शामिल मत हो। तो चौथी क्या भूमिका निभाई, नव स्वतंत्र देशों को गुटबाजी में शामिल होने से रोका। ओके, और अब बात करें अगर पांचवी भूमिका की, तो पांचवी भूमिका निभाई मध्यस्थता की भूमिका। ऐसे बहुत सारे टाइम आए जहां पर शीत युद्ध के टाइम पर भारत ने मध्यस्थता यानी कि बीच का काम किया, समझौते का काम किया। ऐसी बहुत सारी कंडीशन आई जब भारत के बड़े बड़े नेता शीत युद्ध के दौरान समझाने गए। ओके, तो इस तरीके से भारत ने क्या किया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो इस तरीके से 5 से 6 तरीके से भारत ने शीत युद्ध के दौर में अपनी भूमिका को निभाया था। तो ये है भारत और शीत युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी है कि शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भारत ने क्या भूमिका निभाई, तो आपको बताना है ये सारी चीजें। उसके बाद पूछ सकता है कि भारत और शीत युद्ध पर टिप्पणी लिखिए, तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति और भारत के हित। ये हमारी एनसीईआरटी का आगे का क्वेश्चन है। इसके बाद का आपको जब भी मैं पढ़ाऊं एनसीईआरटी की बुक खोल के रखनी है, ताकि आपको लगे कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो एनसीईआरटी की हेडिंग बाय हेडिंग ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। सो गुट निरपेक्षता की नीति और भारत के हित। अब क्या मतलब, जो हमने ये तो देख लिया कि भारत गुट निरपेक्षता के नेता के रूप में शीत युद्ध में बहुत सारी रोल प्ले की इसने, पर क्या इस नीति ने हमें कुछ फायदा दिया, हमारे कुछ हित साधे, हमें कुछ बेनिफिट हुआ इस नीति से, हम इसको ही देखेंगे। तो चलो देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति और भारत के हित। भारत को क्या क्या लाभ दिए इस नीति ने, हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा भारत सदैव, भारत जो था वो सदैव ऐसे फैसले ले सका जो उसके हितों के अनुकूल हो। यहाँ पे ध्यान रखना, अनुकूल शब्द इंपोर्टेंट हो, अनुकूल हो, न किसी महाशक्ति के पक्षों में। ओके, मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन में था भारत, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं था, तो भारत सदैव ऐसी स्थिति में रहा कि उसने अपने हित के, जो अपने को लाभ दे वो फैसले, न कि किसी महाशक्ति के गुट में। अगर वो किसी महाशक्ति के गुट में शामिल होता तो उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते जो किसी महाशक्ति को फायदा पहुंचाए, बट अगर वो गुट में शामिल नहीं था, वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र था, तो वो वही फैसले लिए जो उसके लिए अनुकूल हो, जो उसके लिए अच्छे हो, वो फैसले ले सका। तो पहली जो फायदा हमें गुट निरपेक्षता की नीति ने दिया, ये कि हम खुद के बारे में, स्वयं के बारे में सोच सके, स्वयं के हित के फैसले ले सके। ओके, अब सेकंड ये रहा कि भारत सदैव ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति, कोई भी एक महाशक्ति, मान लो अमेरिका या सोवियत संघ में से अमेरिका, एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए, यानी कि भारत के खिलाफ हो जाए, मान लो
कि अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ हो जाए, तो उसके पास मौका है कि वो दूसरी महाशक्ति, तो वह दूसरी महाशक्ति की ओर रुख कर सकता है। उसके पास मौका है कि वो सोवियत संघ के पास चला जाए, या फिर अगर वो सोवियत संघ उसके खिलाफ हो जाए तो उसके पास मौका था कि वो अमेरिका के पास चला जाए। तो इसमें क्या हुआ, गुट निरपेक्षता से यही फायदा हुआ, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं था। उसे लगे कि ये महाशक्ति मुझ पे दबाव बना रही तो वो इधर जा सकता था, तो ये उसके लिए एक ऑप्शन खुला था। तो ये सेकंड जो हमारा फायदा किया गुट निरपेक्षता नीति ने, ये बहुत अच्छा फायदा किया था। ओके, तो ये थी हमारे गुट निरपेक्षता नीति के फायदे। अब देखो, अब यहाँ पर इसके बाद आपके एनसीईआरटी में आएगा गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, यानी कि गुट निरपेक्षता की पॉपुलरिटी, यानी कि आज भी वो प्रभावकारी है, आज भी उसका चल रही है, इस तरीके से बात होगी। मीन्स गुट निरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है, आज भी लोग उसे जानते हैं। तो देखो, ये इसको समझते, देखो गुट निरपेक्षता कब की पॉलिसी कब आई थी, या मतलब नीति या आंदोलन कब शुरू हुआ था, शीत युद्ध के दौरान। क्यों शुरू हुआ था, शीत युद्ध के लिए, क्योंकि दुनिया दो गुट में। अब शीत युद्ध खत्म हुआ तो इसकी प्रासंगिकता, इसकी पॉपुलैरिटी में भी तो कमी आएगी, बट क्या है, बहरहाल भले इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अप्रासंगिक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या गुट निरपेक्षता नीति अब अप्रासंगिक हो गई है, आपके एनसीईआरटी में दिया होता है, तो आपको कहना है नहीं, अप्रासंगिक नहीं हुई है। हाँ, ये इसकी प्रासंगिकता में थोड़ी कमी जरूर आई है, बट आज भी इस नीति की, इस आंदोलन की अपनी एक अहमियत है। क्यों है, क्योंकि इसमें बड़े विकसित विकासशील देश शामिल है, विकासशील, ओके, भारत जैसे देश शामिल है, उनके अपने खुद के स्वयं के कुछ मूल्य है और कुछ आदर्शों से जुड़ी हुई है नीति है, इसलिए ये आज भी प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। आप समझ गए कि गुट निरपेक्षता की नीति क्यों प्रासंगिक है और आज भी वर्तमान में ये प्रासंगिक है या नहीं है, इसकी प्रासंगिकता पर कोई असर तो नहीं पड़ा, असर पड़ा है पर फिर भी आज भी ये वैल्यूबल है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। आज का पूरा लेक्चर यही था कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उसके बाद भारत और शीत युद्ध, और फिर गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत को कैसे फायदा पहुंचाया, और फिर गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता, इसके बारे में हमने देखा। सो इस प्रकार हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।